नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई पीओ की तैयारी अगर मैं कहूँ तो हर एक स्टूडेंट करते हैं और हर कोई ये चाहते हैं कि यार एक शॉर्ट स्ट्रेटजी मुझे क्लियर हो तो शायद मैं एसबीआई पीओ को बहुत अच्छे से क्रैक कर लूँ। ऐसे वीडियोस टाइम टाइम पे मैं डालता भी रहता हूँ, बट मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये इंटरव्यू या ये सेशन वो करें जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पीओ फोड़ा हुआ है, राइट। तो उनकी स्ट्रेटजी अगर हम समझेंगे तो शायद हमें और क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हम कंप्लीट अपनी तैयारी एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग कर सकते हैं। हमारे साथ सुदीप्ता भौमिक हैं। सर प्लीज़ यहाँ पे आइए। तो ये हैं हमारे भौमिक जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं। वैसे तो पीओ बन गए हैं लेकिन स्टूडेंट हमेशा ही रहने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका फ़िलहाल अगर मैं बताऊं तो बैंक ऑफ इंडिया में करंट में ये पीओ हैं और अभी हालिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और क्रेडिट ऑफिसर किस बैंक में है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मुझे याद आ रहा था सीईओ वाला, तो मैंने उसको पीओ में बोल दिया। तो अभी ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ काम कर रहे हैं और सीईओ भी इन्होंने क्रैक किया हुआ है अभी। तो इनसे हम आज स्ट्रेटेजी जानेंगे कि पीओ की कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कौन कौन से तरीके जो हमें लगता है कि हम लैक करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने उस चीज़ को फोड़ा हुआ है तो वो हमें और अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। सो ओवर टू यू मिस्टर भौमिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ यस इसको लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस और पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। ऑलमोस्ट बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। तो और सिलेबस वही रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बस। तो अब हम लोग सबसे पहले रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग सबसे मुझे लगता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें प्री में 35 ला सकते हैं और मोस्टली लाते भी है। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसलिए रीजनिंग का सबसे जो क्रक्स पॉइंट है वो है हम लोग का पजल्स। तो पजल्स में कमांड के लिए आई थिंक अर्पित सर का अगर सेशन देखे तो उनका जो टॉप 10 का सीरीज़ है या जो भी है, तो 1 घंटे में वो मतलब अच्छे मतलब ठीक है, अच्छे कंटेंट के वो टॉपिक वो जो पजल्स लाते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और मैं तो यही करता था, मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो मेरे लिए रीजनिंग के लिए वो इनफ था, और जो भी मिसनेस का टॉपिक था सर वो भी बैक टू बैक लाते रहते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। उसके बाद सिलेबस में हम आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में ये है कि जो एडिटोरियल पढ़ो या वहाँ पे वोकैब, रीडिंग कंप्रेशन, फिलर्स, फिर ग्रामर्स में जैसे टेंस, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट्स, तो ये सब जो भी है। तो हमें ऐसा नहीं है कि एक सिलेबस, इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि तुम सिलेबस स्टार्ट किए तो एक के बाद एक ऐसे करना होगा, ऐसा नहीं है। वो एक प्रोसेस है। तुम्हें मॉक के साथ साथ वो समझने आने लगेगा कि इस एरिया में मेरा वीक है। जैसे तुम कर रहे हो तो फिलर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब समझना चाहिए कि मुझे वहाँ पे जो भी है वोकैब और मतलब रीडिंग कंप्रेंशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो उस पर वर्क करना है। तो इंग्लिश थ्रू अ प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि उसका ये सिलेबस है तो मुझे एक एक करके ABCD ऐसे पढ़ना है। नहीं, तुम्हें ऑलरेडी वो मतलब बैक ऑफ द माइंड पता है, बट किस एरिया में वीक हो वो फाइंड करना है, फिर उस पर वर्क करना है। फिर हम लोग आते हैं क्वांट। क्वांट में आई थिंक सबसे ज़्यादा डर रहता है मेंस में, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ कम रहे, बट स्टूडेंट्स भी उसी मतलब कट ऑफ में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो वहाँ पे वे बैक ये रहता है कि क्वांट अच्छे से निकल जाए। तो क्वांट का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद मास्टर्स MSc में है और MSc मैथमेटिक्स में है BHU से। तो मैं क्वांट का बता सकता हूँ, उस पे बाद में आते हैं। तो उसके बाद है GA का ये है कि GA प्री के स्टार्टिंग से करना चाहिए, क्योंकि प्री निकल जाने के बाद हम लोग ऐसे रहता है कि कुछ भी हम लोग को मिल जाता है, नोट्स या जो भी बंडल्स या मैराथन सीजन रहता है, तो उस पर हम करते हैं। बट कितना मगअप करेंगे जब तक हम लोग को बैक ऑफ द माइंड
उसका कहाँ से वो किस बेस मतलब रिलेटेड न्यूज़ में है हम लोग नहीं पता, तो हम लोग का वो भूलना तय है। एग्ज़ाम में तो वो ऑप्शंस अभी ऐसे आने लगे कि ए, बी, सी, डी, ठीक है? फिर उसका 1 या 1, 2, 3, 4 फिर उसका कॉम्बिनेशन 1, 2 ओनली 1, ओनली 1, 2, 3 या ओनली 1, 2, 4 तो वो कॉम्बिनेशन जो आते हैं, जो स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज़ में देखने को मिलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस अब एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ में आने लगे हैं। तो आपको ये कवर करना होगा कि जो भी न्यूज़ आ रहे हैं जीए रिलेटेड, उसके थ्रू आउट द 360 मतलब तुम्हें डिग्री जो भी पता है, वो तुम्हें फॉलो अप करने होंगे और उससे रिलेटेड न्यूज़ जैसे ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स में ये पढ़ लिया बस इतना एमसीक्यू कर लिया, नहीं, एमसीक्यू से वहाँ पे जो क्वेश्चंस रिलेटेड बन रहे हैं उस पर भी देखना होगा। अब नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस। हाँ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस सबसे ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम लोग प्रीवियस ट्रेंड देखते हैं कि इस टॉपिक से अभी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या ऐसे पैटर्न रहे हैं, तो इससे एक रफ आइडिया मिलता है कि हमें और बेटर हम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किस वे में अगर हमें मंजिल पता होगा तो हम वो रास्ते फाइंड कर सकते हैं। अगर मंजिल ही नहीं पता कि प्रीवियस कैसे आया हुआ है और अचानक से हम प्रैक्टिकल में जंप करें, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो इसलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, कैसा पैटर्न रहता है। तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है और आई थिंक पास्ट 3 इयर्स अगर कर लिए या 2 इयर्स भी कर लिए दैट वाज इनफ। और हर कोई भी एग्ज़ाम का पहले ये करना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं सेट स्मार्ट स्टडी प्लान। हाँ, अब स्टडी प्लान ऐसा है कि जैसे मैंने बताया इंग्लिश का पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सिलेबस है, इसका ए बी सी डी हम अगर ऐसे करेंगे तो 26 साल निकल जाएंगे, 26 अल्फ़ाबेट के जैसे। तो इसलिए वो हमेशा मॉक से तुम्हें निकालना होगा कि तुम मॉक दे रहे हो, वहाँ पे कहाँ पे कम वीकनेस है, वहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक्स है, उस पे वर्क करना है। तो वो मिस्टेक्स पता होंगे तभी हम उस पे वर्क कर पाएंगे। तो ये और इफ़ेक्टिव टाइम के साथ ऐसा नहीं कि तुम जैसे सपोज़ मैं क्वांट का ले रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, जो सबसे ईज़ी है मेरे लिए, आप सबके लिए ही होता है बट अगर उस पे हम लोग ऐसे रहे कि मतलब 1 वीक पूरा दे दिए, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट इफ़ेक्टिव दैट मच। तो उसके लिए तुम्हें एक सेटअप माइंड रखना होगा कि नहीं, इसमें ये 4 चीज़ें रहते हैं या 2 जितना भी कंडीशंस रहते हैं, तो उस कंडीशंस को देख के तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना है कि उसको मतलब तुम प्रैक्टिस में ही मैक्सिमम सीख जाओ। उसको अलग से तुम पहले सीखो कि ये होता है, उसका 1 हफ्ता लगा दो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, दैट विल बी मतलब बहुत वास्ट, ऐसा कभी सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो ये स्मार्ट स्टडी प्लान में तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें क्या-क्या करना है। और अब नेक्स्ट चलते हैं मेजर योर डेली इफेक्टिव स्टडी आवर्स। हाँ, स्टडी आवर्स कैसे होने चाहिए? बहुत कोई कहते हैं कि सुबह का टाइम सबसे अच्छा रहता है, उसमें चीज़ें अच्छे से रिटन रहती है, आई एग्री। बट ऐसा नहीं है कि तुम लेट मतलब रात को जगने वाले हो, ठीक है, रात को पढ़ते हो तो तुम्हारा नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें अंदर से रहना चाहिए कि हाँ, ये टाइम में मैं फ़ोकस हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। बहुत जन को सुबह इतना नींद आता है, तो जैसे मैं था, एडिटोरियल पहले पढ़ता था, ठीक है, डेली एक पूरा कंसिस्टेंटली पढ़ता था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एडिटोरियल क्लासेस चल रहा है और मुझे यहाँ पे मतलब नींद आ रही है, तो वो क्लास पूरा मेरे लिए 1 घंटा वेस्ट गया। बट कुछ कुछ रिटर्न होता था, ओके, बट वो इफेक्टिव नहीं रहता था। तो एफिशिएंसी के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा आवर किस सब्जेक्ट में तुम्हारा एफिशिएंट है। जैसे मान लो अगर तुम्हें ये सब्जेक्टिव टाइप के पेपर जैसे जीए या इंग्लिश, ठीक है, इन्हें पढ़ने में अगर तुम्हें थोड़ा सा वो डल फीलिंग हो रहा है या तुम्हें नींदें आ रही है, तो तुम क्या कर सकते हो कि उस टाइम प्रैक्टिकल चीज़ें लाओ जैसे मैथ्स या पजल्स, जिससे तुम्हारा ब्रेन वर्क करे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ, मैंने ये कर लिया। अब इन बिटवीन द टाइम जब तुम्हारा माइंड रनिंग में रहेगा, उसके बाद तुम जीए करो या इंग्लिश करो, तो तुम्हारा उससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव वे में तुम वो कर सकते हो। और अगर तुम्हारा
जो भी कोई रूटीन रहे, लेट आवर्स रहे या मॉर्निंग में रहे, दैट डजेंट मैटर, बट तुम्हारा फोकस उस टाइम एफिशिएंट मतलब हाई में रहना चाहिए, इतना कहूँगा। अब नेक्स्ट, अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट का तो सबसे ज़्यादा रोल रहा है। इसके लिए मतलब मॉक टेस्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं बोलूँगा। मॉक टेस्ट अगर कोई बिना किए बस सिलेबस कर लिया, बस क्लासेस कर लिया, तो इन एग्ज़ाम हॉल उसके लिए ऐसा होगा कि जैसे हम क्रिकेट के लिए बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्रिकेट में है या फुटबॉल में है, तो उससे पहले बहुत हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिबलिंग करते हैं या फुटबॉल में जैसे। तो अब अगर अचानक उसको थ्योरी सब पता है और वो मैदान में उतर गया, तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, वार्म अप नहीं किया। तो मॉक टेस्ट एक वार्म अप जैसा है। मॉक टेस्ट अगर हम लोग नहीं दिए, तो एग्ज़ाम में हम लोग वो वाइब्स नहीं मिलता कि इसके बाद ऐसा करना है, कैसा क्वेश्चन स्किप करना है। तो वो मॉक टेस्ट एक साइकिल के जैसा है। जैसे तुम स्टार्टिंग में देना शुरू किए तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं कवर करनी है। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, इसमें मैं सही कर सकता था। तो ये चीज़ें नोट करके रखो हमेशा। हाँ, मॉक टेस्ट का किसी किसी जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक लगता है, उसके मार्क्स तुम और सेक्शन में भी नोट करके रखो। ये मैं अपना इंग्लिश में करता था, क्योंकि इंग्लिश मेरा काफ़ी ख़राब रहा था स्टार्टिंग में। तो मैंने अपना हर मॉक टेस्ट का एक मार्क्स लिखता था, फिर उसके फिलर्स में कितने आते थे, रीडिंग कंप्रेशन में कितने आते थे, एरर्स में कितने आते थे, ऐसे करके अपने अपना मार्क्स सब सेक्शन का भी लिख के रखता था, ताकि मुझे पता रहे कि कंसिस्टेंटली इस सब्जेक्ट में मेरा, ये टॉपिक में मेरा कम आ रहा है। अगर मिस्टेक्स पता होंगे तब मैं उस पर इम्प्रूव कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से फिर मुझे उसके लिए अलग से टाइम नहीं देके जो वीक सेक्शन है वहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो वो इफेक्टिव टाइम साबित होगा। और मॉक टेस्ट में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्वांट में पता चलेगा, क्योंकि हमसे सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। क्वांट्स बोलो या रीजनिंग बोलो, और ये सब्जेक्ट ऐसे है कि हम दिल पे ले लेते हैं कि हाँ, ये मुझे आता है, बट मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, तो वो खुद पे थोड़ा तरस लगता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से तुम्हें फोकस जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, और सिली मिस्टेक्स कम होगी। ये मैं खुद के लिए करके देखा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे, जब मैं क्वांट देता था, तो मेरा ऐसा रहता था कि अगर मैं 30 क्वेश्चंस कर लिए, तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन एटलीस्ट मिस्टेक्स होते थे। तो वो मिस्टेक्स एकदम से नील होना शुरू किया जब मैंने मेडिटेशन किया। यू कैन डू, मतलब एक महीने करके देखो, यू विल सी द चेंजेस। अब नेक्स्ट आते हैं वीक एरिया। वीक एरिया जिसके बारे में मैंने अभी बातें किया, कि तुम्हें अपना वीक एरिया पता होगा तभी उस पर वर्क कर पाओगे। अगर तुम्हें अपना वीक पॉइंट ही नहीं पता, तो तुम किस पे वर्क किस पे करोगे। फिर थ्रू आउट द, फिर से जैसे हम लोग ऐसे ही मेनली होता है कि हम लोग ABCD पढ़ के आए, ठीक है, बीच में EFGH है। अब EFGH में हम लोग का प्रॉब्लम है, बट हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से ABCD। तो इसमें टाइम तो किल हो रहा है। और सेकंड थिंग, हम लोग को जिस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए उस पे नहीं हो के हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे दोबारा वर्क कर ले रहे हैं। तो आई थिंक तुम्हारा जो वीक एरिया सेक्शन है वो खुद को एक सेग्रीगेट करके रखना चाहिए, ताकि उस पर तुम इफेक्टिवली उस पर पर्टिकुलरली वर्क कर सको। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ग्रामर करना है तो फिर से हम स्टार्टिंग से आर्टिकल, फिर जो वर्ब है वैसे पढ़े, और तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है टेंस में, तुम टेंस नहीं पढ़ के तुम फिर से आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। रिवाइज इज नेसेसरी, बट इन इफेक्टिव वे उसको वीक एरियाज में रिवाइज ज़्यादा जरूरी है, ताकि उसमें तुम उसको ओवरकम करके तुम उसे सक्सेस के लिए ला पाओ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, मेक योर शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। शॉर्टकट शॉर्टकट ट्रिक्स तो बहुत रहते हैं, स्पेशली क्वांट में बोलो या रीजनिंग में बोलो। रीजनिंग में कम ही रहते हैं, बट क्वांट में तो रहते हैं। कुछ ट्रिक्स जानना चाहिए, वैदिक मैथ्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो जानना चाहिए। वो ट्रिक्स नहीं, वो एक स्ट्रैटेजी बोलूँगा। क्योंकि अगर तुम्हारा, अगर कोई दोस्त, अगर वो 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है और वही रेस तुम अगर 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम खुद समझ लो तुम कंपटीशन से कहाँ दूर हो।
काफ़ी दूर है। और एक एक सेकंड यहाँ पे बहुत मायने देता है कंपटीशन में। स्पेशली मेंस का तो मान लो ठीक है, उसमें टाइम मिलता है, बट वहाँ पे भी अगर तुम इफेक्टिवली अगर क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं किए तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम किल कर सकता है। तो इस वजह से तुम्हें अपना जो ट्रिक्स जो भी है उसको एक नोट डाउन करके रखना कि हाँ इस पर ऐसे ट्रिक्स होते हैं, ताकि वो उसको भूल ना पाओ। और नेक्स्ट और उसको जितना तुम रिवाइज करते रहोगे, यूटिलाइज करोगे, तो वो ट्रिक्स और बेटर मतलब तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, एनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात करते हैं तो सबसे जो मेरे लिए क्रूशियल लगता है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आने से उसके बाद ही हम स्पीड में काम कर सकते हैं। सपोज मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास भी वो मतलब प्रॉब्लम्स स्टूडेंट रेस करते हैं कि भैया इसमें ये क्वांट में स्पीड नहीं बन पा रहा, स्पीड नहीं बन पा रहा। मैं बोला पहले एक्यूरेसी है, कितना आता है। तो वहाँ पे अगर एक्यूरेसी कम है तो फिर तो कुछ कहने का नहीं है, एक्यूरेसी पहले बढ़ाओ, फिर स्पीड का सोचना। और जिसका एक्यूरेसी है बट भैया मेरा 18 ही अटैम्प्ट हो पा रहे, 20 अटैम्प्ट हो पा रहे 35 में से, और जबकि दूसरे स्टूडेंट के सर 30 तक हो जा रहे, तो वहाँ पे क्या करें। तो मैं कहता हूँ एक स्पीड के लिए, मैथ्स स्पेशली क्वांट के लिए एक साइमल्टेनियस अप्रोच कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने सोच लिया कि पहले क्वेश्चन हमने रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर हम लोग उसको सोचते हैं कि इसको बनाए या नहीं बनाए। ऐसा नहीं, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है, रुको, क्वेश्चन जैसे है कि ए वर्क्स फॉर 20 डेज, बी वर्क्स फॉर 30 डेज, ठीक है, ए बी वर्क फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब तुम्हें यही चीज़ें अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर नोट डाउन नहीं किए तो तुम्हारा दोबारा उसको रीडिंग मारना होगा, तो वहाँ पे टाइम किल हो रहा है। तो उससे बचने के लिए ये साइमल्टेनियस अप्रोच हमेशा करना, मैथ्स क्वांट में स्पेशली, जिससे तुम्हारा स्पीड कभी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम्हारा हाथ यहाँ पे चल रहा है कि हाँ ए वर्क्स फॉर 20 डेज, फिर पढ़ रहे हो बी वर्क फॉर 30 डेज, ऐसे चल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो बट यहाँ पे तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा नोट्स बनते जा मतलब जो भी डेटा है उस क्वेश्चन से तुम्हारा बनते जा रहे हैं, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ना पड़े। और तुम खुद से ट्राई करके देखना कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ के उसको लिखो, ये एक बार करना। और एक बार डायरेक्ट साइमल्टेनियस अप्रोच करना, तुम्हारा मिनिमम 10 सेकंड का मतलब गैप रहेगा ही, जितना भी तुम स्पीड में पढ़ लो। ये देखना, तुम खुद अप्रोच करना। तो ये चीज़ें जो क्वांट में सबसे जो बोलते हैं स्पीड नहीं आ रहा, स्पीड नहीं हो रहा, इसी वजह से नहीं आता, क्योंकि तुम्हें साइमल्टेनियस वो अप्रोच करते नहीं हो। तुम पहले एक बार पढ़ लेते हो, फिर इसका डेटा लिखते हो, तो डैट विल टेक मच मोर टाइम एंड किल योर टाइम विदाउट इवन नोइंग दैट उसमें तुम्हारा टाइम किल हो रहा है। अब तो ये मैथ्स के लिए आया। बाकी पजल के लिए देखो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आएगा तो और एक्यूरेसी बनेगा, ऑब्वियसली एक्यूरेसी रहेगा तभी प्रैक्टिस के साथ वो मैच करता रहेगा, और स्पीड तो तुम्हारा आएगा, एक्यूरेसी जितना बनेगा स्पीड आएगा। पजल्स के लिए कुछ नहीं कह सकता। बाकी इंग्लिश रीडिंग वही है कि जितना तुम रीड करोगे, हर चीज़ में प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, और उसके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्वांट के लिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी का हम जब भी कंप्लेन करते हैं तो वो क्वांट में ही करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जीए के लिए। जीए तो हम पूरा नोट्स पर जब पढ़ लेते हैं तो लगता है कि हाँ मुझे तो ये याद है, कभी भी आएगा मैं पढ़ लूँगा, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट जब एग्जाम में हॉल में देते हैं कि वही मैं बोला, जब मल्टीपल क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं कि 1 2 3 4, ए ऑप्शन में ओनली 1, बी ऑप्शन में ओनली 1 2 4, तो हम लोग तब कंफ्यूज होते हैं कि हाँ ये पढ़ा पढ़ा तो था बट आया नहीं। वो इसी वजह से क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया। तो जब भी नोट्स बनाओ तो उसके प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अगर स्टेट का जैसे, हाँ, और सेग्रीगेट करके रखो कि इस स्टेट का चल रहा है तो इस स्टेट का मुझे पूरा आना चाहिए, एक माइंड में रिकॉल करना। एक जैसे तुम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, दिस थिंग हैपन इन उड़ीसा, अब उड़ीसा का तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड आना चाहिए कि हाँ इसका न्यूज़ लास्ट 6 मंथ में ये आया था, ये आया था। तो वो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड जितना आएगा वो रिवाइज तुम्हारा होते रहेगा, और उसको नोट डाउन करो, या जितना नोट डाउन करोगे उतना तुम्हारा रिटन पावर बढ़ेगा कि हाँ मेरा एक जगह में लिखा हुआ है, अगर मैं भूल भी जाऊँ मैं रिवीजन कर सकता हूँ।
नोट्स नहीं बनाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि एमसीक्यू हर जगह में मिल जाएगा, बट मैं बोला कि उससे रिलेटेड न्यूज़ जो भी है मैक्सिमम वो आ रहे हैं। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, तुम जो भी एमसीक्यू पढ़ते हो किसी भी जगह में प्लेटफॉर्म में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना अभी 10% चांसेस है, मैक्सिमम उससे रिलेटेड ही आ रहे हैं। और जितना कंपटीशन बढ़ेगा ये चीज़ और वास्ट होते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंसी तो वो तो रखना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये हमारे अर्पित सर भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जितना तुम रखो और डेली क्लास करो और कुछ नहीं चाहिए। और मैंने वही किया था, मतलब एक्स्ट्रा रीजनिंग के लिए मैंने मतलब मॉक भी बहुत, वो जो भी ओवरऑल मॉक लगाता था उसमें लगाता था, रीजनिंग का अलग से मॉक नहीं लगाता था। तो डेली क्लास करता था और अलग से क्वेश्चंस भी उतने बनाने नहीं पड़ते थे, तो मेरा टाइम बच जाता था, क्योंकि वही 1 आवर या 1.5 घंटा इज सफिशिएंट फॉर मी टू कवर ओवरऑल रीजनिंग। अब और कंसिस्टेंट अगर नहीं रहोगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है। कंसिस्टेंट नहीं रहने से तुम्हें मैं जैसे बीच में मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने 2 दिन जस्ट उसको गैप किया था, रीजनिंग को, कहीं पे जाना पड़ा था इवेंट में तो गया था। फिर मुझे बट मैं बाद में आके उसे कर लिया था, बट जब क्लासेस हो रहे थे तो वहाँ पे उससे पहले मैं टॉप कर रहा था। जब क्लासेस मतलब 2 दिन जस्ट मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, उसके बाद आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्पीड लैग कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी तुम रियलाइज़ करोगे कि जब भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तुम्हारे चीज़ें छूटना असर करेगा। जितना भी तुम मतलब तुम्हारा 1 साल का 2 साल का जितना भी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने कंसिस्टेंसी नहीं रखा तो कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी। तो अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ, क्लासरूम प्रोग्राम। बहुत जन ये बोलते हैं कि भैया पेड ले या ऐसे सेल्फ स्टडी नोट्स से बनाए, इसका बुक खरीद लो उसका। बुक तो अभी एकदम इररिलेवेंट है मैं बोलूँगा, क्योंकि बुक हमेशा डायनेमिक रहता है। बैंकिंग का जो भी सिलेबस है या कंटेंट है हमेशा डायनेमिक रह रहा है, तो बुक इज़ इररिलेवेंट। जितना भी बुक खरीद लो वो चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाते जाएंगे जितने साल बढ़ते जाएंगे। तो यही कहूँगा कि तुम क्लासेस कर रहे हो, अगर यूट्यूब तुम्हारे लिए इनफ है तो सही है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेसिक ही एकदम वीक है तो तब रेगुलर तुम्हें पेड क्लासेस लेना थोड़ा सा एफिशिएंट पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ ये पैसे एज ए इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो खुद पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक तुम्हें अगर लगे कि पेड क्लासेस लेने चाहिए, अगर तुम्हारा बेसिक ही अगर सही नहीं है तो देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा जो भी कंटेंट बनता है एक मतलब सीक्वेंस वाइज बनता है। मतलब स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से करते हैं, फिर वर्ड में जाते हैं, फिर सेंटेंस में जाते हैं। ठीक वैसे ही वहाँ पे भी बेसिक करवाया जाता है, फिर उसका थोड़ा एडवांस, फिर और एडवांस। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें उतना एफर्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ता है पेड क्लास में कि तुम ऐसे किए। बट जिनका ऑलरेडी पहले से मतलब चीज़ें काफ़ी मतलब इन हैंड है और बेसिक क्लियर है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा अपना सेल्फ स्टडी करो, अपना मटेरियल्स लो। ठीक है, ये जैसे यूट्यूब में क्लासेस कर रहे हो या जहाँ पे भी कर रहे हो, तो अगर वहाँ से बनता है तो वेरी गुड। और अगर नहीं बन रहा है तो मैं भी जैसे पेड क्लासेस लिया था, बट क्लासेस काफ़ी कम अटेंड किया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा था कि ये चीज़ें मुझे आता है, मैं क्यों इसको करूँ। तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स रहते थे जिसको मुझे लगता था कि हाँ इसको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं वो टॉपिक्स के ही सिर्फ पेड क्लासेस देखता था, बाकी नहीं देखता था। तो मैक्सिमम अगर मेरा वो वॉचिंग रहता था वो 10% के अंदर रहता था, तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड उतना नहीं था, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं पढ़ता था। बाकी मेरे यूट्यूब या उससे बन जाते थे, क्योंकि मेरे बाकी क्वांट बोलो या रीजनिंग बोलो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप था। अब नेक्स्ट आते हैं, तो बस इतना ही, थैंक यू। और आई थिंक आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और इतना ही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, बी कंसिस्टेंट, और खुद पे बिलीफ रखिए कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा, ठीक है। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। थैंक यू।